नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज हम 2017 के हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र हल करेंगे, मुख्य परीक्षा 2017, और देखेंगे कि मुख्य परीक्षा 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन में परिभाषा खंड से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा और बोली का आशय क्या है। तो भाषा क्या है और बोली क्या है। जैसा आप जानते हैं कि भाषा की परिभाषा कैसे दी जा सकती है, तो पहले चीज समझ लें कि भाषा कहते किसे है। ठीक, तो भाषा जो है, जो उच्चरित जो ध्वनि संकेत होंगे, ठीक है, जो उच्चरित जो भी ध्वनि संकेत हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के माध्यम से अपन जिनको करते हैं, उनकी सहायता से अगर भाव और विचार की व्यक्ति हो रही है, क्या हो रही है, भाव और विचार की व्यक्ति होती है, भाव प्लस विचारों की व्यक्ति होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। जो भी ध्वनि संकेतों का उच्चारण हम करते हैं अपने मुख से या लिखते हैं, जो भी करते हैं, तो वो भाव और विचारों को जिन संकेतों से दिखाया जाएगा, उन संकेतों को अपन क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। तो भाषा कैसे बनती है, जैसे भाषा जो है किससे बनती है, वाक्य से। वाक्य किससे बनते हैं, शब्द से, और शब्द किससे बनते हैं, ध्वनि से। ठीक, तो भाषा जो है किसकी, ध्वनि जो है उसकी इकाई है, एक छोटी इकाई है। ठीक, जो मूल ध्वनि है वो भाषा का अंग शामिल है, अंग है। और बोली जो होती है, बोली ध्यान रखिएगा, बोली जो होती है एक छोटे क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में अमानकीकृत, अमानक, जो मानक ना हो, व्याकरण सम्मत ना हो, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली, ठीक, और कैसा हो, अमानक हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध न माना जाए, जो आम बोलचाल की भाषा हो, अपन उसको क्या कर सकते हैं, बोली कह सकते हैं। इनमें व्याकरणीय मानकीकरण का अभाव होता है। भारत में जैसे 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भाषा, जैसे भाषा में अपन हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, जिसको ऐसा माना जाता है जिसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य विद्यमान हो, विस्तृत क्षेत्र में उनको क्या कि उनका प्रचार प्रसार हो, साहित्य उपलब्ध हो, बोलने और लिखने दोनों में यूज किया जाता हो, लेकिन बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ी को जो है भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को भाषा का दर्जा प्राप्त है, अंग्रेजी को भाषा का दर्जा प्राप्त है, छत्तीसगढ़ी को नहीं प्राप्त है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि उच्चरित ध्वनि संकेतों को भाव और विचारों के व्यक्ति जो होगी वो भाषा कहलाती है, जबकि बोली जो है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली व्याकरण दृष्टि से अमानक जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था मुहावरों से। 3 मुहावरे पूछे गए थे। पहला मुहावरा था अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है इसका मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं प्रयोग में कि फला व्यक्ति राम, मुकेश, दिनेश अपना काम निकालना जानता है, इसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना माना अपना स्वार्थ निकालना, अपना काम करा लेना, अपना स्वार्थ पूरा करना। दूसरा दिया होता है गुदरी का लाल। दूसरा क्या था, गुदरी का लाल। गुदरी क्या होता है, पुरानी कंबल गुदरी कहलाती है, जो पुरानी फटी पिटी हो, जो किससे बनी हो, चिंदियों से बनी हो, ठीक है, चिथड़ों से बनी हो, उसे अपन गुदरी कहते हैं। तो गुदरी का लाल का मतलब होता है कि गरीब के घर में, गरीब के घर प्रतिभावान का उत्पन्न होना। ठीक है, क्या होना, गरीब के घर में प्रतिभावान का, उसे गुदड़ी का लाल कहते हैं। ठीक, जैसे अपन कह सकते हैं क्या कि एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन वो अपने काम से कैसे थे, गुदड़ी के लाल थे, प्रतिभावान थे, गरीब के घर में पैदा हुए मगर वो कैसे थे, गुदड़ी के लाल थे। ठीक है, तो गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है, गरीब के घर में प्रतिभावान का उत्पन्न होना। गूलर का फूल, गूलर का फूल, गूलर एक पेड़ होता है, और गूलर एक पेड़ होता है जिसमें जो है फूल जो है रात में खिलता है और रात में झड़ जाता है। किसी ने अब तक गूलर का फूल कम ही देखा है, तो जो कम दिखाई देते हैं या न दिखाई दिखाने वाला, न दिखाई देने वाला, उसे अपन क्या कह सकते हैं, गूलर का फूल कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है,
तुम तो गुलर के फूल हो गए हो, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे, तुमको क्या हो गए हो, गुलर के फूल हो गए हो। ये क्या कह सकते हैं अपन, न दिखाई देने वाला। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीब के घर प्रतिभावान का उत्पन्न होना, और अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद लोकोक्ति, इस बार जो लोकोक्ति दिए गए थे, लोकोक्ति जो है 6 दिए गए थे, और लोकोक्तियों का सिर्फ अर्थ स्पष्ट करना था, प्रयोग नहीं करना था, सिर्फ अर्थ स्पष्ट करना था। पहला लोकोक्ति दिया था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पहला लोकोक्ति क्या दिया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब कोई बहाना बनाता है, जब कोई किसी काम के लिए, तो वो कहता है कि नहीं भाई ये इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो जो बहाना बनाया जाता है, मतलब क्या करना, काम न कर पाना और बहाना बनाना। ठीक है, जो बहाना बनाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कार्य न कर पाना और बहाना भी बनाना। तो अपन दोष किसको देते हैं, आंगन को दोष देना शुरू करते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे डांस नहीं आ रहा है, नाच नहीं आ रहा है। तो काम न कर पाना और बहाना बनाने के लिए क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा दिया हुआ था अंधा पीसे कुत्ता खाए। क्या दिया हुआ था, अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसे कुत्ता खाए का मतलब क्या होता है, अंधा ये क्या है, अक्षम व्यक्ति है। तो अक्षम व्यक्ति के मेहनत का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेने लगता है। अक्षम व्यक्ति की मेहनत का लाभ कौन लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति उठाने लगता है। परिश्रम का लाभ कोई दूसरा उठाने लगता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। तो अक्षम व्यक्ति के परिश्रम का फल किसी और को मिलना। ठीक है, जब परिश्रम करने वाले व्यक्ति, जो अक्षम व्यक्ति होगा, वो परिश्रम भी करेगा, जबकि उसके परिश्रम का जो लाभ है वो किसी अन्य व्यक्ति को मिल रहा हो। तो कौन सा लोकोक्ति यूज किया जाता है कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीस रहा है और खा कौन ले रहा है, कुत्ता खा ले रहा है। अगला लोकोक्ति दिया गया था एक अनार 100 बीमार। तो वस्तु एक है, अनार क्या है, वस्तु एक है, और ग्राहक कितने हैं, जो बीमार हैं कितने हैं, वो ग्राहक अनेक हैं, ग्राहक अनेक। ठीक है, जब कोई वस्तु कम होती है और उसकी मांग ज्यादा होती है तो क्या कहा जाता है उसके लिए, एक अनार 100 बीमार। मतलब ग्राहक ज्यादा है, मांग उसकी ज्यादा है, जबकि वस्तु क्या है, कम है। वस्तु एक है, ग्राहक अनेक है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियाना किसको कहते हैं, जब एक कैसा भाव आ जाता है, गुस्सा का भाव आ जाता है, हताशा का भाव आ जाता है, उसे खिसियाना कहते हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब है कि क्रोध या हताशा में गुस्सा कहीं और निकालना। ठीक है, क्रोध और हताशा में क्या करना, गुस्सा कहीं और निकालना। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगला दिया था मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या दिया था, मन चंगा तो कठौती गंगा। तो इसके लिए क्या है कि मन की शांति सुख की जननी है। मन की शांति कैसी है, सुख की जननी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, चिंता चिता के समान है। कैसा बताया गया, चिंता जो है चिता है। इसका अर्थ क्या होगा कि चिंता जो है वो हानिकारक होती है, चिंता हानिकारक होती है। ठीक, ये 6 लोकोक्ति दिए गए थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम न कर पाना और बहाना बनाना। दूसरा था अंधा पीसे कुत्ता खाए, अक्षम व्यक्ति के परिश्रम का लाभ कोई और ले लेता है। तीसरा था एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक है जबकि उसके ग्राहक क्या है, बहुत सारे हैं, अनेक है, मांग उसकी ज्यादा है। अगला दिया था चौथा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब होता है क्रोध और हताशा में गुस्सा किसी और पर निकलना। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की शांति जो है सुख का क्या है, आधार है, सुख की जननी है। चिंता जो है चिता के समान है, यानी चिंता जो होती है वो कैसी होती है, हानिकारक होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में पूछे गए थे पर्याय शब्द, और पर्याय शब्द एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि कितने पर्याय शब्द पूछे गए थे, 4 पर्याय शब्द लिखे गए। अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है, तो अमृत का सुधा, पीयूष, अमीय। अमृत, सुधा, पीयूष और अमीय। इसके अलावा और इसको क्या कहते हैं, सोम।
ठीक है, सुधा, पीयूष, अमिष और सोम। आंख किसको किसको कहा जाता है? आंख अक्षी, चक्षु, ठीक, नयन और लोचन। चार चार पर्यायवाची लिखने थे। अमृत का सुधा, पीयूष, अमित और सोम, जबकि आंख का अक्षी, चक्षु, नयन और लोचन। मार्ग, मार्ग के पर्यायवाचिक हैं रास्ता, राह, पथ, डगर, सड़क। ठीक, मार्ग क्या है? रास्ता, राह, पथ, डगर और शहर। हाथी का क्या है? कुंजर, हस्ती, गज। ठीक है, कुंजर, हस्ती, गज और क्या हो सकता है इसका? मतंग। क्या कहा जाता है इसे? मतंग। ठीक है, तो हाथी का कुंजर, हस्ती, गज और मतंग। अमृत का सुधा, पीयूष, अमे और सोम, आंख का अक्षी, चक्षु, नयन और लोचन, जबकि मार्ग का रास्ता, राह, पथ, डगर और सड़क। हाथी का कुंजर, हस्ती, गज और मतंग। विलोम शब्द दिए गए थे, 4 विलोम शब्द लिखने थे। उपकार का क्या होगा? अपकार। उपकार मतलब किसी पर एहसान करना, अपकार मतलब क्या करना? उसका नुकसान पहुंचा देना। निकृष्ट, निकृष्ट का क्या होगा? उत्कृष्ट। निकृष्ट मतलब खराब और उत्कृष्ट मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक, तो आज अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। समास, समास का क्या हो जाएगा? व्यास। समास संक्षिप्त और व्यास माने विस्तृत रूप उसका। इसके बाद तद्भव तत्व शब्द दिए गए थे, तत्सम शब्द दिए गए थे और उसके तद्भव शब्द हमें लिखने थे। तो अद्य का क्या हो जाएगा? आज। अद्य का आज। षोडश किसे कहते हैं? 16 को। 16 को क्या कहते हैं? षोडश। अद्य को आज, षोडश को 16। अर्धतिथि किसको कहा जाता है? अढ़ाई या ढाई, जो अपन 2.5 जो ढाई होता है उसे अर्धतिथि कहा जाता है। नौ, नौ के लिए सही स्वतंत्र शब्द क्या है? नौ। ठीक है, उपकार का अपकार, निकृष्ट का उत्कृष्ट, अर्वाचीन का प्राचीन और समास का व्यास। जबकि तत्सम शब्दों में अद्य का आज, षोडश का 16 और अर्धतिथि का अढ़ाई या ढाई, नौ का 9। यह था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया था कि संधि विच्छेद करने थे। पहला दिया हुआ था नामक। तो चूंकि नामक जो है वो उसका संधि होता ही नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर क्या रहा होगा कि नामक शब्द रहा होगा, नायक शब्द रहा होगा। नामक न रहकर वो क्या रहा होगा? नायक। तो नायक का विच्छेद क्या होता है? नय धन अक। नय धन अक जो होगा वो नायक का संधि विच्छेद होगा। किससे मेल से बनता है? यहां ए से और यहां अ के मेल से बनता है य। ठीक है, नायक, नय धन अक नायक। नय धन अक नायक जो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। स्वर संधि का भेद अयादि संधि है। ए और अ के मेल से यह बनता है जो अयादि संधि कहलाता है। दूसरा है महोत्सव। महोत्सव का विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। ठीक है, किसके मेल से बन रहा है? ये आ और उ के मेल से। आ और उ के मेल से क्या बन रहा है? जो आ और उ के मेल से बनता है ओ। आ और उ के मेल से क्या बनता है? ओ, जो कौन सी संधि है? गुण संधि है। जो कौन सी संधि है? गुण संधि। स्वर संधि का एक और भेद है, नायक, नय धन अक नायक, और महाधन उत्सव, महोत्सव, ये भी गुण संधि है। उल्लास क्या होगा? उत धन लास। उत धन लास, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, ये व्यंजन संधि। दुर्दिन, दुर्दिन का क्या होगा? दुह धन दिन। दुर्दिन, ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। ठीक, तो नायक, नय धन अक अयादि संधि, महोत्सव, महाधन उत्सव व्यंजन संधि, और उल्लास, उत धन लास, ये व्यंजन संधि। महोत्सव सॉरी गुण संधि है महोत्सव, और उल्लास जो है व्यंजन संधि है। दुर्दिन, दु धन दिन, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद समास विग्रह दिया गया था।
पहला समास विग्रह देता है वीड़ा पाणी, वीड़ा हो जिसके, वीड़ा हो पानी में, वीड़ा हो जिसके पानी में, पानी का अर्थ क्या होता है, वीड़ा हो जिसके पानी में, और पानी में, पानी क्या है, हाथ, पानी का अर्थ होता है, तो वीड़ा किसके हाथ में होता है, अर्थात, अर्थात कौन, ये हो जाते हैं सरस्वती जी। ठीक, और ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, वीड़ा पाणी, वीड़ा हो जिसके पाणी में, अर्थात सरस्वती जी, इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दूसरा दिया था शोकार्थ, शोक से आर्त, शोक से आर्त, आर्त यानी ग्रस्त, कौन सा समास है, से लगा हुआ है तो तत्पुरुष समास। वीड़ा पाणी, वीड़ा हो जिसके पाणी अर्थात सरस्वती, अर्थ यानी बहुब्रीहि समास हो गया। शोकार्थ, शोक से आर्त जो यानी ग्रस्त हो, उसे क्या कहते हैं अपन, शोकार्थ, और ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नीलोत्पल, नीला हो जो उत्पल, क्या हो, नीला, नीला हो जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल, तो नीला है जो कमल, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, नीलोत्पल, नीला हो जो उत्पल, कर्मधारय समास। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, ये कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक, संख्यावाचक है तो द्विगु समास। वीड़ा पाणी, वीड़ा हो जिसके पाणी अर्थात सरस्वती जी, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। शोकार्थ, शोक से जो आर्थ यानी ग्रस्त हो, शोकार्थ कहलाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और नीलोत्पल, नीला हो जो उत्पल यानी कमल, नीला हो जो कमल, वो क्या कहलाएगा अपना नीलोत्पल, कर्मधारय समास। और सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक, इसके बाद उपसर्ग दिए गए थे, शब्द दिए गए थे, उनके उपसर्ग निकाले थे। निष्पक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, नि उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग में कौन से हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएगा नि उपसर्ग, निधन पक्ष, निष्पक्ष, निधन पक्ष, और विसर्ग के साथ इसका परिवर्तन हो जाता है, तो निधन पक्ष, निष्पक्ष। सम्मान, समधन मान, सम्मान, समधन मान, निधन पक्ष, और समधन मान, सम्मान। ठीक है, अभ्युत्थान, अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिधन उत्थान। समधन मान, सम्मान, निधन पक्ष, निष्पक्ष, अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान। अनुगमन, अनुधन गमन, अनुधन गमन, अनुधन गमन बराबर क्या हो जाएगा, अनुगमन। तो निष्पक्ष में नि उपसर्ग लगा हुआ है, सम्मान में सम उपसर्ग लगा हुआ है, और अभ्युत्थान में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अनुगमन में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में समिच्चरित शब्द दिए गए थे, उनके अर्थभेद बताने थे। समान उच्चारण वाले शब्द थे जिनके अर्थभेद हमको बताने थे। पहला, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, सुंदर को कहा जाता है अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर। अविराम, अविराम माने लगातार, लगातार या सतत। ठीक है, अविराम मतलब बिना रुके, लगातार, सतत। ठीक है, रोचक का मतलब होता है दिलचस्प, रोचक का मतलब क्या होता है, दिलचस्प, जो अच्छा लगता हो। और रेचक का मतलब होता है दस्तावेज, इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, रोचक, दिलचस्प, और रेचक का मतलब दस्तावेज। निशान, निशान का अर्थ होता है, निशान का अर्थ होता है झंडा। निशान, ये वाले स का निशान का अर्थ क्या होगा, झंडा, जबकि इस निशान का अर्थ होता है चिन्ह। निशान मतलब झंडा और निशान मतलब आपका चिन्ह। बाण और बात, क्या पूछा गया था, बाण और बात। तो बाण किसे कहा जाता है, तो बाण कहा जाता है तीर को, और
बात कहा जाता है वचन को, बाण कहा जाता है तीर को, सर भी कहा जाता है, और बात क्या कहते हैं इसे, वचन को कहा जाता है बात, वचन, वचन को बात। ठीक है। अविराम मतलब सुंदर, अविराम लगातार सतत, रोचक दिलचस्प, और रेचक मतलब होता है दस्तावर। निशान, निशान मतलब होता है झंडा, जबकि निशान मतलब होता है चिन्ह। बाण मतलब होता है तीर, और बात मतलब होता है वचन। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और लवण का मतलब होता है नमक। लवण क्या होगा, नमक, जबकि लक्ष्य का अर्थ होगा आपका लाख। ठीक है। ये समुच्चरित शब्द दिए गए थे। इसके बाद ख वाले वर्ग में अनेक शब्दों के एक शब्द सटीक शब्द सुझाने थे, जिसे दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान कराने वाला। तो दिशा के ज्ञान कराने वाला यानी सूचना देने वाला, तो दिशा का ज्ञान कराने वाला क्या कहलाएगा, दिशा सूचक, दिशा सूचक। ठीक है। दूसरा, किसी के अधीन रहने वाला, किसी के अधीन रहने वाला परतंत्र कहलाएगा या कहलाएगा अधीन। क्या कहलाएगा, अधीन या परतंत्र। ठीक है। अधीन थे हम ब्रिटेन के। ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला यह कहलाएगा नास्तिक, जबकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक। वेदों पर विश्वास करने वाला आस्तिक, वेदों पर विश्वास न करने वाला नास्तिक। उसी तरह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न करने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक। जिससे कहा गया हो, जिससे कहा गया हो, हम कोई बात कहते हैं दूसरे से, उसको उसे क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कथा श्रोता, कथा श्रोता। ठीक है। जिससे कहा गया हो क्या है, कथा श्रोता। ठीक है। जिसका संबंध धरती से हो, इस धरती से हो, क्या कहलाएगा, पार्थिव। कहते हैं ना पार्थिव शरीर, तो वो धरती संबंध है उसका, तो उसे क्या कहा जाएगा, पार्थिव। नवीन उत्पत्ति वाला, जो नया उत्पन्न हुआ हो, नया उत्पत्ति वाला क्या कहलाएगा, निशांत। क्या कहलाएगा, निशांत। इस तरीके से दिशा का ज्ञान कराने वाला दिशा सूचक, किसी के अधीन रहने वाला परतंत्र या अधीन, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला नास्तिक, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला आस्तिक। इसी तरह वेदों का भी होता है, वेदों पर विश्वास करने वाला आस्तिक और वेदों पर विश्वास न करने वाला नास्तिक। जिससे कहा गया हो कथा श्रोता। ठीक है। जिसका संबंध इस धरती से हो वो कहलाएगा क्या, पार्थिव। और नवीन उत्पत्ति वाला क्या कहलाएगा, आपका निशांत। निशांत, नवीन उत्पत्ति वाला निशांत। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन देखे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले दिया गया है स्तवक। क्या दिया गया है, स्तवक। तो स्तवक कैसे लिखा जाता है, स्तवक। ठीक है। शुद्ध शब्द लिखना है स्तवक। स्तवक का अर्थ होता है स्तुति करने वाला। क्या करने वाला, स्तुति करने वाला। ठीक है। तो स्तवक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक। अहर्निश, अहर्निश का मतलब होता है दिन रात। अहर्निश का मतलब क्या होता है, दिन और रात। ठीक है। दिन और रात को क्या कहा जाता है, अहर्निश। उसे कैसे लिखा जाता है, अहर्निश को, र जो है गलत जगह लगा हुआ है, अहर, और नी में र लगेगा और श, अहर्निश। दिन और रात को अहर्निश कहा जाता है। पूर्वापर, एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। पूर्वापर, पूर्वापर का मतलब होता है आगे पीछे। कैसे लिखा जाएगा, बड़ा पू होगा, पूर्वापर। पूर्वापर, पूर्वापर ना होकर क्या होगा, पूर्वापर। अगला लिखा हुआ है पंचशती। क्या लिखा हुआ है, पंचशती। पंचशती कैसे लिखेंगे, पंचशती। ठीक है, पंचशती। तो स्तवक ना होकर क्या होगा, स्तवक होता है स्तुति करने वाला। अहर्निश, अहर्निश होगा, नी में र लगता है, और दिन और रात इसका मतलब होता है। पूर्वापर ना होकर क्या होगा, पूर्वापर होगा, बड़ा पू होगा। पंचशती में क्या होगा, पंचशती होगा, शक्कर का। शुद्ध वाक्य में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य अगला क्वेश्चन है। उसकी सौंदर्यता आवश्यक आकर्षक है। सौंदर्यता नहीं होता है, बल्कि क्या होगा, सौंदर्य या सुंदर। ठीक है, सौंदर्य होगा, क्या होगा, उसकी सौंदर्य आकर्षक है। सौंदर्य आकर्षक होता है, सौंदर्यता नहीं। इस वृक्ष के अंदर बहुत से फल हैं। तो वृक्ष के अंदर फल नहीं होते,
इस वृक्ष पर, ये क्या हो जाएगा, वृक्ष पर फल हो जाएंगे। इस वृक्ष पर बहुत से फल हैं, वृक्ष पर फल होते हैं, न कि वृक्ष के अंदर। वह मेरा सबसे बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है। ज्येष्ठ बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो गलत होगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ होगा वो स्वतः ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। ठीक है, उसने अनेकों ग्रंथों का सृजन किया। ग्रंथों का लिए अनेकों शब्द यूज नहीं करेंगे, ग्रंथों ऐसे ही बहुवचन में, अनेक शब्द बहुवचन में। तो पहला बात सही क्या होगा, उसकी सौंदर्य आकर्षक है, इस वृक्ष पर बहुत से फल हैं, वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, उसने अनेक ग्रंथों का सृजन किया। ठीक है, इसके बाद दिया गया है अपठित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 6 में। अपठित गद्यांश 6 नंबर का पूछा गया था, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, एक उचित शीर्षक भी बता देता हूं। लिखा हुआ है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो आप अपनी सहायता करते हैं। यह बहुत सुंदर और परखी हुई कहावत है। इस छोरे ना होकर क्या होगा, छोटे से वाक्य में मनुष्यों, राष्ट्रों और समस्त जातियों का अनुभव भरा पड़ा है। मनुष्य के अंदर स्वयं अपनी सहायता करने का जो उत्साह होता है वही उसकी सफलता का आधार है। जब यह उत्साह बहुत से लोगों में पाया जाता है तब यह राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय दीर्घता का आधार बन जाता है। जब कभी कोई दूसरा मनुष्य किसी मनुष्य या दल की सहायता करता है तो मनुष्य या दल अपनी सहायता करने का उत्साह खो बैठता है। उसके मन में अपनी सहायता करने की जो प्रेरणा होती है वह धीरे धीरे कम होती है। इसके साथ साथ आत्मसम्मान की भावना, जो मनुष्य की श्रेष्ठ क्षमताओं में से है, उसके गौरव की भावना को, जिसके कारण मनुष्य के चरित्र की वास्तविक उन्नति और यश प्राप्ति होती है, वह भी अपने आप में लुप्त हो जाती है। तो इसका 1/3 सार लिखना है, आप सार लिख सकते हैं। दूसरा इसका आप शीर्षक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहला तो लिख सकते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ठीक, एक शीर्षक हो सकता है। दूसरा शीर्षक इसका हो सकता है आत्म सहायता का महत्व। आत्म सहायता या स्व सहायता भी लिख सकते हैं का महत्व। ठीक है, 2 शीर्षक लिख सकते हैं और 1/23 शब्दों में इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि एक पत्र पूछा गया था कि शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं। इससे पहले अपन शासकीय पत्र पढ़ चुके हैं, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से बताना चाहता हूं शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता भी बताइए। शासकीय पत्र का एक प्रारूप देना है जिसमें भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के विषय में लिखा गया हो। अभ्यर्थियों को अपने लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर इत्यादि लिखना मना है। तो शासकीय पत्र मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकारी कामकाज की जो पत्र होगा वो शासकीय पत्र कहलाएगा। 2 राज्य सरकारों के मध्य लिखा जाता है, या 2 राज्य और केंद्र के बीच लिखा जा सकता है, या 2 जो अधिकारियों के बीच होंगे, चाहे वो उच्च होंगे चाहे निम्न होंगे, उन अधिकारियों के मध्य जो पत्र लिखा जाएगा वो कैसा पत्र होगा, सरकारी पत्र होगा। उनके मध्य संचार स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या होगी कि ये सबसे पहले ये औपचारिक पत्र होगा। कैसा होगा, औपचारिक पत्र होगा, बिल्कुल। ये औपचारिक भाषा भी इसकी कैसी होगी, औपचारिक होगी। ठीक है। दूसरा, संबोधन इसका सरकारी होगा। संबोधन कैसा होगा, सरकारी, सेवा में इत्यादि। विषय इसके सरकारी होंगे। सरकारी विषय के बारे में पूछा जा सकता है, निजी मसलों पर चर्चा नहीं होगी। लेखन अन्य पुरुष में लिखा जाता है और सरल, सुस्पष्ट और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक प्रारूप कैसा होगा अपन देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सरकारी जो पत्र है, प्रारूप है, उसका प्रारूप कैसा होगा। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए होगा। कैसा होगा, बाढ़ पीड़ितों के लिए होगा। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रारूप अपन कैसे बना सकते हैं। सबसे ऊपर में लिखेंगे गृह मंत्रालय भारत सरकार। गृह मंत्रालय भारत सरकार, क्योंकि ये पत्र किसके द्वारा भेजा जा रहा है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। साइड में लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक है वो दिनांक का यहां पर आप डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे सबसे ऊपर में प्रेषक, चूंकि गृह मंत्रालय का प्रमुख होता है गृह मंत्री, इसलिए यहां पर गृह मंत्री डाल दिया जाएगा। भारत सरकार, चूंकि भारत सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से, तो गृह मंत्री लिखेंगे इस पेपर को। औपचारिक संबोधन स्थापित किया जाएगा। यहां पर सेवा में कहां भेजा जा रहा है, छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय रायपुर को। किस लिए भेजा जा रहा है, विषय बाढ़ पीड़ितों के सहायता के राशि के उपयोग के संदर्भ में। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के जानकारी के संबंध में, बाढ़ पीड़ितों के सहायता उपभोग के बारे में, बाढ़ पीड़िता के बारे में, राशन सामग्री के बारे में लिखना, लेकिन आपको बाढ़ पीड़ितों के बारे में। इसके बाद यहां पर आप क्या लिखेंगे, विषय वस्तु।
विषय वस्तु आप जैसा भी मैटर डाल रहे होंगे डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं बताना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ितों के रसद आपूर्ति पर, तो मैं विषय पर लिखूंगा क्या कि बाढ़ पीड़ितों के सहायता के रसद आपूर्ति के संदर्भ में जानकारी हेतु निवेदन है कि बाढ़ पीड़ितों की रसद सामग्री भेजी गई थी, तो उन रसद सामग्री का उपयोग कैसा किया गया, क्या कोई आवश्यकता है, संबंध में जानकारी देने की कृपा करें। इस तरह के अपन मैटर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे धन्यवाद। और अगर कोई कॉपी संलग्न है तो संलग्न कॉपी को 1 2 3 4 या कुछ भी जितने भी हैं उनको डाल सकते हैं आप। ठीक, इसके बाद साइड में भौतिक और गृह मंत्रालय, यहां पर गृह मंत्री के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो यह प्रारूप सरकारी पत्र का पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। विषय और विषय वस्तु बदलेगी, विषय और विषय वस्तु जिस भी विषय पर लिख रहे हैं वो विषय और विषय वस्तु बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे क और ख करके। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। किसको? मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो मध्यकाल को श्रृंगार काल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मध्यकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रीति कालोत्तर, रीत काल के बाद काल के उत्तर में रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास काल किसने कहा? तो आपका नवीन विकास काल जो है वो किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र जी ने रीति कालोत्तर को नवीन विकास काल का, रीति कालोत्तर युग को क्या कह दिया? नवीन विकास काल। ठीक है, ये किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र। और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। इसके बाद पूछा गया था छत्तीसगढ़ के रचना और साहित्यकारों के नाम। रचना और साहित्यकारों में अगर आप देखें तो सबसे पहला था हीरू की कहनी। हीरू की कहनी के लेखक कौन है? बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे के भाई हैं। और इन्होंने और भी लिखा विश्वास का फल, गजेंद्र मोक्ष। क्या क्या लिखा? हीरू की कहानी के अलावा विश्वास का फल और गजेंद्र मोक्ष, ये 2 कहानियां इन्होंने और लिखी। हीरू की कहानी इनकी पहली कहानी माने, कुछ विद्वान इसको पहली कहानी मानते हैं। सुरही गैया, इसको लिखा सीताराम मिश्र ने। किसने लिखा? सीताराम मिश्र ने लिखा सुरही गैया। पतरंगी, पतरंगी रचना है निरुपमा शर्मा की। पहली महिला साहित्यकार है निरुपमा शर्मा, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार हैं। सोनाबाई के नाम से लिखती हैं। किसके नाम से लिखती हैं? सोनाबाई के। पतरंगी उनकी रचना है निरुपमा शर्मा की। इनकी एक अन्य है बूंदों का सागर। बूंदों का सागर इनकी एक रचना है और भी। ठीक है, निरुपमा शर्मा सोनाबाई के नाम से लिखती हैं, पतरंगी बूंदों का सागर। छत्तीसगढ़ी दान लीला पिछले बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये किसकी है? सुंदरलाल शर्मा की। सुंदरलाल शर्मा की। पिछले बार पूछा था कि किस विधा का ये क्या है? रचना है। तो ये खंड काव्य अपन पढ़ चुके थे। कौन कौन सी? हीरू की कहनी बंशीधर पांडे, सुरही गैया सीताराम मिश्र, पतरंगी निरुपमा शर्मा और बूंदों का सागर भी उनका है, और दान लीला सुंदरलाल शर्मा का है। सुंदरलाल शर्मा ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे राजिम प्रेम पीयूष, कंसवध, पार्वती परिणय, श्री कृष्ण जन्म स्थान की पत्रिका है। इसके अलावा सच्चा सरदार, पहला चरित्र, पार्वती परिणय, दुलोराव नामक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया, और श्री कृष्ण जन्म स्थान। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज हमने हल किया 2017 का पेपर। नेक्स्ट सेशन में 2018 का पेपर रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि 2018 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।